इनफैक्ट सुनील सुब्रमण्यम हमारे साथ स्टूडियोज में है, एमडी एंड सीईओ ऑफ सुंदरम म्यूचुअल फंड। सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया आज आने के लिए। थैंक यू। देखिए, आमने सामने बैठ के बात करने का मजा अलग होता है। आपसे इतने सालों से बात कर, एक स्क्रीन पे बात कर, जब आप मुंबई आते हैं तो मजा आती है बात करने का। अब ये बताइए कि आपने जो है, देखिए हम सब जितनी बात कर लें, लेकिन एक फंड मैनेजर, एक इतना बड़ा फंड आप चला रहे हैं, जो आप डेटा पॉइंट्स देखते होंगे फेड की कमेंट्री जैसी इश्यूज में, वो शायद हम उतनी बारीकी से नहीं देखते। आपने उनकी कमेंट्री को, डॉट प्लॉट को कैसे एनालाइज किया कल? देखिए, पहली चीज है कि उन्हें अपनी गलती मान ली। अच्छा, ओके, राइट, वो एक चीज है। सेकंड है कि वो अभी कमिटेड है कि 2024 तक की उन्होंने डायरेक्शन दे दिया, और खबर ये भी दिया कि 2024 में हम रेट कट करेंगे। अच्छा, ये बात है, हम मिस कर गए ये बात। तो माने उनको अभी कॉन्फिडेंस आया है कि रेट हाइक की जो प्रोग्राम है उसके थ्रू वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाएंगे और नेचुरली ग्रोथ सफर होगा, तो रेट कट करके वापस ग्रोथ। तो ये जो डॉट प्लॉट हमने चलाया है, ये एक्चुअली ये रेट हाइक का दिख रहा है। इसके बाद एक और रेट हाइक, उसके बाद एक छोटा रेट हाइक और डिप होना शुरू हो जाएगा। FY23 के एंड तक बोला ना उन्होंने कि 3.8% तक कर देंगे। करेक्ट। तो अब क्या आपको लगता है बाजार धीरे धीरे इस मैटर को पूरा हजम कर जाएगा? नहीं, कर जाएगा, मगर देखिए पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट जो रशिया यूक्रेन की हो रही है, वो मार्केट के लिए नेचुरली जैसे जैसे उसके में खबर आती है, इसलिए फैक्टर क्रिएटिंग वॉलेटिलिटी, वो मानना पड़ेगा। सेकंड चीज ये है कि अब ये सप्लाई साइड और डिमांड साइड दोनों तरह से इन्फ्लेशन जारी है, तो रेट हाइक आपको डिमांड साइड की कंट्रोल कर सकता है, मगर सप्लाई साइड में कि ऑयल या कमोडिटी जैसे चीज में इसमें कंसर्न भी बताया उन्होंने। करेक्ट। तो उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। अभी बाइडेन सर सऊदी अरबिया गए हैं, ओपेक से हाथ जोड़ के भैया ऑयल की आउटपुट को बढ़ाओ, क्यों? तो ये सब चीजें अभी सामने आ जाएगी। मार्केट के लिए डायरेक्शन अभी इसमें आएगा, फेड के बारे में थोड़ा शांत हो जाएंगे और एक्चुअल बाकी नंबर्स के ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे। एम्प्लॉयमेंट की डेटा, अनएम्प्लॉयमेंट की डेटा बहुत खास है, क्योंकि जैसे रेट हाइक होती है और रिसेशन सामने आने लगती है, अभी वो काला शब्द रिसेशन उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, स्लो डाउन की बात की है। तो अगर दे कैन अवॉइड रिसेशन तो उसके लिए बहुत, इससे अच्छी खबर नहीं हो सकती है मार्केट के लिए, क्योंकि डर यही था कि अगर वो रेट हाइक ना करे, बहुत धीरे करे, रिएक्शन स्लो करे, तो क्या फिर यूएस में इन्फ्लेशन का असर कंज्यूमर्स के ऊपर पड़ के वो डाउन हो जाएंगे। ऑलरेडी रिटेल से देखिए कितना खराब आया। एग्जैक्टली, ऑलरेडी असर पड़ रहा है। करेक्ट। मगर ये रेट हाइक के कारण अगर थोड़ा कूलिंग होगा उधर, देन अल्टीमेटली मे बी दे कैन अवॉइड रिसेशन करके एक उम्मीद थोड़ी सी जाग रही है, इसीलिए बाजार खुश था। ये इस उम्मीद में उन्होंने एक और बात बोली ना कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम वॉचफुल रहेंगे उसका। करेक्ट। लेबर पर भी बात करी कि किस तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज इनफैक्ट उन्होंने कहा ऑन ट्रैक हैं। तो इसका क्या मतलब है कि अगर उन्हें जब जरूरत लगेगा कि ग्रोथ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो क्या वो उस वक्त रेट हाइक नहीं करेंगे या फिर कम करेंगे? ऐसी सिनेरियो भी आ सकती है। देखिए, इसलिए मैं आरबीआई को हमें ध्यान देना होगा कि उन्होंने फ्रंट लोड किया रेट हाइक्स को। देखिए, बिटवीन 90 बेसिस पॉइंट्स उन्होंने कर लिया, राइट? तो ये भी एक तरीके फ्रंट लोडिंग कर रहे हैं। तो फ्रंट लोडिंग में क्या होता है, आपके पास रूम हो जाता है कि फ्यूचर में आप यू कैन, सो दैट इज व्हाई मार्केट भी खुश था कि रियलिटी रिकॉग्नाइज करके आप पहले से ही अगले पॉलिसी में भी उसने बताया कि 50 to 75 करूंगा। तो अगर आप एडवांस में कर लेते हो ना, देन रूम होता है आपको कि ईज ऑफ। धीरे धीरे करेंगे तो रिस्क होता है, मार्केट को भी डर होती है कि और ज्यादा कर ना पाए, तो मार्केट ये अनसर्टेनिटी पसंद नहीं होती है। चाहे आप पहले ही उन्हें कॉशियस करके उन्हें पहले ही बता दें कि ये सब आने वाला है। सो इस केस में अब क्या लगता है, अब सुनील, व्हेन इज द टाइम टू स्टार्ट बाइंग? अब खरीदारी कब शुरू हो जानी चाहिए? अरे मैंने खरीदारी कब रोकी है? ये क्या बात? नेवर आस्क द बार्बर यू नीड अ हेयर कट। ये तो वही बात है म्यूचुअल फंड की। नहीं, देखिए, लुक एट दिस चीज दिस वे, राइट? ये शॉर्ट टर्म में ये न्यूज फ्लोज और रेट हाइक्स और लिक्विडिटी क्वांटिटेटिव टाइटनिंग के कारण इकोनॉमी और मार्केट में एक फासला आ गया है, राइट? तो इंडियन इकोनॉमी की फुटप्रिंट में कोई कमी नहीं है, सब नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, मगर मार्केट उसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। मगर हम अल्टीमेटली स्टॉक्स खरीद रहे हैं इसलिए कि इकोनॉमिक ग्रोथ से ईपीएस ग्रोथ आए और हमारी वैल्यूएशन जो ऑटोमेटिकली एक टाइम करेक्शन के थ्रू आ जाएगी, करेक्ट? तो उस बात के लिए अगर आपने हर करेक्शन को मौका नहीं सोचा तो प्रॉब्लम है, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उस चीज के अंदर आपको ये भी देखने की जरूरत है कि देखिए कि अक्टूबर वाले नंबर्स जब आएंगे क्वार्टरली, राइट? वो एक बहुत एन मोमेंट है कि मार्केट अपना आउटलुक
2023 से 2024 ये आपने बहुत तो वो एक टाइम करेक्शन हो गया। तो समझिए कि नेक्स्ट ईयर एक नॉमिनल जीडीपी का 12% ग्रोथ होता है। इन्फ्लेशन को 6-7 रखिए, जीडीपी को 6-7 रखिए, तो अगर 12% ईपीएस ग्रो होने वाला है नॉमिनल जीडीपी के साथ, तो ऑटोमेटिकली आपको स्टॉक प्राइसेस भी 12% अंडर वैल्यूड दिखेंगे। ये बात भी है, सही तो है। वो एक अक्टूबर में ही मेरे ख्याल में, और हमारे यहाँ पे दिवाली का भी माहौल होगा, तो एक मैं अपटिक शायद अक्टूबर से देखने की एक उम्मीद रख रहा हूँ। तो मेरे को जो भी खरीदारी करनी है गुड क्वालिटी कंपनीज को, मेरे को अक्टूबर के पहले करनी है, अभी बिटवीन नाउ एंड अक्टूबर। सुनिए, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि दो कैंप्स हैं बाजार में। एक कैंप ये बिलीव करते हैं कि हम गिरे नहीं इतना ज्यादा, तो हम महंगे, गुंजाइश है गिरने की, और 14,500 की बातें होने लगी हैं। दूसरा कैंप कहता है कि इतना कंसेंसस हो गया 14,500 का कि शायद हम वहां पे जाए ना, क्योंकि हमारे जो इकोनॉमी के हाल हैं वो इतने बुरे नहीं है दूसरों के। आप कौन से साइड पे टिल्ट होते हैं प्रोबेबिलिटी के हिसाब से? प्योरली मैं कहूंगा कि 70% मैं सेकंड प्रोबेबिलिटी पे हूँ, 30% फर्स्ट प्रोबेबिलिटी पे हूँ, क्योंकि आप देख रहे हैं ना जो मार्जिन प्रेशर, वो मानता हूं मैं, वो डेटा है, एक्चुअल रियलिटी है, मगर क्या है कि मार्जिन प्रेशर जो अर्निंग्स में दिखेगी वो एक संक कॉस्ट है, वो हो चुकी है। अब कमोडिटी प्राइसेस देखिए, स्टील, आयरन और मेटल, सभी मेटल्स पैक में क्या हो रहा है, दाम, तो ये करेक्शन गिर रहा है ना, रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा, कॉर्पोरेट रिफ्लेक्ट होगा। तो हमें इस सीजन के मार्जिन की जो डेटा आती है उसको अब्सॉर्ब करके आने वाले दिन में क्या इंपैक्ट होने वाली है, वो मेरे लिए पॉजिटिव है, क्योंकि प्राइसेस डाउन ट्रेंड में है। और अगर इकोनॉमिक स्लोडाउन हुआ यूएस में, तो और भी दबाव आएगा कमोडिटी प्राइसेस के ऊपर। राइट। ऐसे में आप क्रूड एज अ कमोडिटी को क्या देख रहे हैं? आपको लगता है क्रूड अब टॉप आउट हो चुका है? क्योंकि जिस तरह से नेचुरल गैस के प्राइसेस प्लम्ड हुए, क्रूड अब देखिए थोड़ा नीचे आया। हम ये लगातार बता भी रहे हैं कि ओएनजीसी नीचे आ रहा है, और इनफैक्ट एक ईटीएफ का इंडेक्स आप जो बता रहे थे, हाँ, एक बार जरा वो लिख आइए, जो एसपीडीआर एनर्जी ईटीएफ है वो ऑलरेडी टॉप आउट हो गया, जो 10 बड़े ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज का ईटीएफ है। क्रूड भले ही, ये देखिए ये नीचे वाला चार्ट है ना, वो ब्लू चार्ट, वो एसपीडीआर है, ओके, जिसके अंदर ज्यादा पोजिशनेड टाइप के फंड जो हैं एनर्जी बेट्स लेते हैं। और वो जो ऊपर वाला चार्ट है वो अभी भी आपको क्रूड का चार्ट दिख रहा है, जहाँ पे ट्रेडर ओरिएंटेड हेज फंड्स क्रूड की बेट लेते हैं। ये नीचे वाला ऑलरेडी टॉप आउट हो गया। तो लोग, एक सेंस आ रहा है कि धीरे धीरे लोगों ने विड्रॉल शुरू कर दिया है अपनी लॉन्ग एनर्जी बेट्स का ऑलरेडी। तो ये डेटा हमने डिस्कस किया था, बट बाजार में क्या हो रहा है कि अनवाइंडिंग शुरू हो गई है कमोडिटीज से, और कमोडिटी यूजर्स में लॉन्ग हो रही है। आपने भी अपने फंड्स में क्या कमोडिटी यूजर्स पे बढ़ाया है, ऑटो कैपिटल गुड टाइप के? नॉट येट, ओके, क्योंकि कमोडिटी में क्या है कि एक अर्निंग्स का आउटलुक प्रेडिक्शन बहुत मुश्किल होता है, तो ये बहुत टेक्निकल और टैक्टिकल प्ले होती है। मैं ज्यादातर वो अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं पोर्टफोलियो को हर 3-4 महीने में ऑल्टर नहीं कर सकता हूँ ना। तो मेरे को जो पैसा मेरे पास आता है उसको मेरा रिस्पेक्ट देने का है ना। अगर मेरे को शॉर्ट टर्म पैसा आ रहा है और मैं ऐसे खिलवाड़ कर सकता हूँ तो करूंगा, पर वो नहीं है, म्यूचुअल फंड के पास ऐसा पैसा नहीं आता है। तो मे बी मार्केट शॉर्ट टर्म पार्टिसिपेंट्स जो है वो शायद ऐसे करेंगे। बट आपका मिड कैप और स्मॉल कैप का जो यूनिक बास्केट है, और अब तो खैर आपकी बहुत बैलेंस्ड है बुक, बट यूजुअली लास्ट कुछ सालों में बड़ी वो एरिया तब से कर रहे हैं आप जब वो फैंसी नहीं थी और फैशनेबल नहीं थी। करेक्ट। तो मिड कैप स्मॉल कैप में अब जो करेक्शन के बाद आपका रवैया क्या बन रहा है वैल्यूएशन? देखिए क्या होता है कि हमारी बेसिक थीसिस ये है कि कैपेक्स साइकिल अभी शुरू हो चुकी है पूरी तरह। तो कैपेक्स साइकिल में 3 ड्राइवर्स है। एक है गवर्नमेंट का, एक जो हाईवेज रोडवेज वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए जो होता है। दूसरी होती है जो पीएलआई अनाउंसमेंट्स जो हो रही है उसके जो कारखाने लगाने हैं। पीएलआई को टाइम लगेगा एक्सपोर्ट में सपोर्ट आने में, मगर उसके पहले और ये पीएलआई का जो कारखाना लग रहा है वो फॉरेन कंपनियों आके एमएनसी यहाँ लगा रही है। तो बहुत से अनाउंसमेंट, तो उससे एक कैपेक्स साइकिल को एक बूस्ट मिली है। और तीसरी डेटा जो हमने देख रहा हूँ कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 72% तक आ चुकी है, जो हमारी लॉन्ग टर्म एवरेज है। अब एवरेज 72 माने कोई कंपनियां 80 पे है और कोई 60-70 पे है। तो ऐसी चीज में जो 80 पे है उनको 2 और साल में शॉर्टेज हो जाएगी। तो आज उनको अपना कार्यक्रम एक्सपेंशन कैपेसिटी की बढ़ानी पड़ेगी। न्यू प्रोजेक्ट्स अंडर इंप्लीमेंटेशन देखे तो प्राइवेट सेक्टर का भी एक, तो ये कैपेक्स साइकिल के अंदर कैपिटल गुड्स सप्लायर, सीमेंट, स्टील, ये
ज्यादातर मिड एंड स्मॉल कैप के प्ले हैं। तो डोमेस्टिक इकोनॉमी की ग्रोथ में मिड एंड स्मॉल कैप का बहुत बड़ा हाथ होता है, एक्सपोर्ट में उतना नहीं। तो जब भी एक फोकस होती है कि डोमेस्टिक में एक सप्लाई ड्रिवन, तो मिड एंड स्मॉल कैप्स अच्छी परफॉर्म करती है। तो यही उम्मीद हम रख रहे हैं कि आने वाले 2-3 साल में मिड एंड स्मॉल कैप्स वापस ये करेक्शन के बाद अभी प्राइस वैल्यू भी अच्छी दिख रही है। बहुत इंटरेस्टिंगली आपने ये थीम डिस्कस की, इनफैक्ट बहुत सिंपलीफाई में भी। तो यहाँ पर सुनील, टेक्नोलॉजी स्टॉक्स को अभी भी अवॉइड कर रहे हैं ज्यादातर एक्सपर्ट्स, ग्रोथ स्टॉक्स के अभी भी विल कंटिन्यू टू बी इन अ सेल ऑफ जोन। ठीक, ग्रोथ स्टॉक्स मैंने आपको डिफाइन करना होगा किस तरह की ग्रोथ को बीट करें। एक यूएस इकोनॉमी एडवांस कंट्रीज के डिपेंडेंट ग्रोथ को डेफिनेटली सेल ऑफ मोड में होगा, क्योंकि वहां पे ये रेट हाइक के कारण स्लो डाउन तो आनी है। देखिए, तो स्लो डाउन आनी है तो नेचुरली उनकी जो प्रोजेक्शंस पहले किए थे वो वैल्यूएशन उस हिसाब से हुए थे। तो अब जब वो करेक्शंस डाउन हो रहे हैं तो नेचुरली लॉट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग या कोर्स करेक्शन करेंगे। मगर डोमेस्टिक इकोनॉमी की ग्रोथ स्टोरी अभी भी जारी है। और उधर जहां पे करेक्शन आती है, देखिए मैं बताऊंगा बैंकिंग सेक्टर। तो बैंकिंग सेक्टर में क्या है कि चीज है कि लार्ज कैप इंडेक्स में बहुत शामिल है, इसलिए एफआईएस की खरीदारी और बिक्री भी उधर ज्यादा होती है, मगर उनकी आउटलुक इंटरनेशनल इकोनॉमी से संबंधित नहीं है। डोमेस्टिक जो कि डोमेस्टिक कैपेसिटी, करेक्ट। तो वहां पे जो भी करेक्शन आते हैं मैं जाके स्टॉक्स उठा रहा हूं, बिकॉज फ्यूचर डोमेस्टिक है मगर सेलिंग भी हो रही है। वेयर आईटी एंड फार्मा में जो एफआईएस की सेलिंग हो रही है, बाउंस बैक कब आएगा वो यूएस इकोनॉमी की रिकवरी के टाइम पे आपको वापस सोचना पड़ेगा। तो ग्रोथ में कहूंगा कि एक्सटर्नल ओरिएंटेड ग्रोथ में अभी भी सेलिंग हो सकती है, मगर डोमेस्टिक ग्रोथ में बाइंग जारी है और जारी है। ये जो एफआईएस की सेलिंग का आपने बड़ा पॉइंट बताया ना, ये थीम भी खैर बहुत हद तक एक्सपर्ट्स बात भी कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं कि जहां भी अंडर ओनरशिप है ना, शायद जब बाउंस करेंगे ना एफआईएस के अंडर ओनरशिप आई मीन, वो सबसे पहले स्पेसेस बाउंस करेंगे कह सकते हैं। मगर एक जो से एफएमसीजी एफएमसीजी में एफआईएस को सेफ्टी, जब डरावट आती है ना तो वो एक रिस्की मार्केट में आते हैं जैसे इंडिया, मगर उसके अंदर सेफ्टी ढूंढते हैं। जी हाँ। ये उनकी सोच होती है कि रिस्की मार्केट में जाके रिस्क भी मत बढ़ाओ। तो ये इसलिए एफएमसीजी, आपको नॉर्मली एफआईआई इन्फ्लोस आते हैं तो एफएमसीजी बढ़ती है, मगर ऐसे माहौल में राइट यहाँ पे ग्रोथ हमें कैपेक्स साइकिल से आ रही है, तो एफएमसीजी में उतना दिलचस्पी मैं नहीं देखूंगा कि वो लाएंगे, बिकॉज अभी सेफ्टी का वक्त नहीं है। राइट, बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ। एक्चुअली मेरी मानना है कि सेफ्टी लाइज इन ग्रोथ। ये बात भी सही है, कॉन्ट्राडिक्टरी है, मगर आपको क्या है अल्टीमेटली ईपीएस इट्स गोइंग टू कम फ्रॉम ग्रोथ, और उसी में आप बेट करेंगे तो आपको पोर्टफोलियो में भी उतना सेफ्टी, ग्रोथ और सेफ्टी दोनों एक साथ मिलेगा। ऑलराइट सुनील, बहुत शुक्रिया आज हमारे स्टूडियोज में आने के लिए। ये हो गई आप बातचीत हमारी सुंदरम एएमसी के एमडी एंड सीईओ मिस्टर सुनील सुब्रमण्यम के साथ। आगे चलते हैं, एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संदीप टंडन, क्वांट म्यूचुअल फंड के। संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया ईटी नाउ स्वदेश पे हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले मैं आपको कांग्रेचुलेट करना चाहूँगा, लेटेस्ट डेटा हम देख रहे थे, आपका फंड